So now it's time. So we should start our today's lecture. ठीक है, तो एक बार मैं फटाफट बता दूं लास्ट क्लास में जो मैंने आपको पढ़ाया था। ये देखिए, ये तो लास्ट टू लास्ट क्लास का था। देन ये हम लोगों ने इफेक्टिव डिमांड और एब्सोल्यूट डिमांड देखा था लास्ट क्लास में। और उसके बाद हम लोगों ने क्या देखा था, फैक्टर्स इम्पैक्टिंग डिमांड। तो इसमें हम लोग प्राइस ऑफ गुड्स अंडर कंसिडरेशन देखे थे कि प्राइस और डिमांड में क्या रिलेशनशिप होता है। थोड़ा छोटा आप लोगों को दिख रहा होगा, मैं इसे थोड़ा सा बड़ा कर दूं। Yes. हाँ, प्राइस ऑफ गुड्स हम लोगों ने देखा था कि प्राइस ऑफ गुड्स और डिमांड में क्या रिलेशन होता है। उसके बाद हम लोगों ने सब्स्टिट्यूट्स और कॉम्प्लीमेंट समझा था। आई थिंक कि सब्स्टिट्यूट्स और कॉम्प्लीमेंट सबका क्लियर हो गया था। ठीक है, उसके बाद फिर हम लोगों ने क्या देखा था, इनकम लेवल। इनकम लेवल का डिमांड पे क्या इफेक्ट आता है। फिर हम लोगों ने कंज्यूमर टेस्ट एंड प्रेफरेंस देखा था। और हम लोगों ने ये डिमांड कर्व तो पहले ही पढ़ लिया था। ठीक है, आज हम लोग क्या स्टार्ट करने वाले हैं, तो हम लोग शिफ्ट इन डिमांड कर्व स्टार्ट करने वाले हैं। बट इससे पहले आप लोग मुझे एक चीज का आंसर देंगे कि प्राइस एंड डिमांड सेम डायरेक्शन में मूव करता है इन विच केस, सब्स्टिट्यूट के केस में या कॉम्प्लीमेंट के केस में। कुछ लोग सब्स्टिट्यूट बता रहे हैं, कुछ लोग कॉम्प्लीमेंट बता रहे हैं। दोनों के आंसर में इतना डिफरेंस क्यों है। कॉम्प्लीमेंट, ओके ठीक है। एक मिनट और वेट करते हैं ताकि सब लोग आंसर दे दें, फिर देखता हूँ। देखो कितने लोगों ने कॉम्प्लीमेंट। गुरदीप कुमार कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट कॉम्प्लीमेंट कॉम्प्लीमेंट, सब्स्टिट्यूट 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 सब्स्टिट्यूट। यूनिस सलीम, आप फर्स्ट डे से क्लास कर रहे हो और आपका आंसर करेक्ट है। गुरदीप कुमार, आपने कॉम्प्लीमेंट बताया है। आप मुझे बताओगे आपने कॉम्प्लीमेंट कैसे बताया है। जितने लोगों ने कॉम्प्लीमेंट बताया है एक बार मुझे समझा दो कि कॉम्प्लीमेंट आप लोगों ने मुझे कैसे बताया है। मैं भी समझना चाहता हूँ। आज कुछ नया होगा तो मैं भी लर्न करूंगा आप लोगों से। वानी मुजफ्फर, यस आई एम करेक्ट। वानी, आपका क्या आंसर था। सब्स्टिट्यूट्स, ओके सर। व्हाई यू स्टार्टेड अर्लियर। व्हाई यू स्टार्टेड अर्लियर, मैंने स्टार्ट नहीं किया। मैं 8 o'clock ही स्टार्ट किया हूँ। मैं, आप पूछ लो अपने सारे फ्रेंड से। मैं 8 o'clock तक वेट कर रहा था। मैंने 8 o'clock स्टार्ट किया है, मैंने अर्लियर स्टार्ट नहीं किया है। और अभी स्टार्ट किया भी नहीं, अभी तो मैं लास्ट क्लास से थोड़ा सा पूछ ही रहा हूँ। द क्लास शैल स्टार्ट 8 PM, ये ऑब्वियसली। तो मैंने कहाँ स्टार्ट किया है अर्लियर, अभी 8:03 हो गया ना। ओके सर। प्राइस और डिमांड किस केस में सेम डायरेक्शन में मूव करेगा, सब्स्टिट्यूट या कॉम्प्लीमेंट। मैंने आपको मिल्क एंड कॉर्नफ्लेक्स का एक एग्जांपल बताया था। ये क्या है, सब्स्टिट्यूट की कॉम्प्लीमेंट, ये कॉम्प्लीमेंट है। तो ये आपका ओरिजिनल प्रोडक्ट है और ये आपका कॉम्प्लीमेंटेड प्रोडक्ट है। तो जब कॉर्नफ्लेक्स के प्राइस को आप इंक्रीज करोगे तो मिल्क का जो डिमांड होगा वो क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा ना। तो कॉम्प्लीमेंट आंसर नहीं होगा ना, सेम डायरेक्शन मीन सब्स्टिट्यूट। जिस जिस लोगों ने सब्स्टिट्यूट बताया है, यस कॉम्प्लीमेंट अपोजिट होगा। जिस जिस लोगों ने सब्स्टिट्यूट बताया है वो सब करेक्ट है। ओके ठीक है,
तो आपको थोड़ा रिवाइज, जिस लोगों ने कॉम्प्लीमेंट बताया है प्लीज आप लोग रिवाइज करके आए, क्योंकि आपने थोड़ा सा मिस किया है। ठीक है, अब हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं शिफ्ट इन डिमांड कर्व। ठीक है, तो शिफ्ट इन डिमांड कर्व को थोड़ा अच्छे से समझते हैं। प्लीज सबको अपना माइक ऑफ कर लें प्लीज। इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, आप लोग अपना माइक ऑफ कर लें। जब तक आप माइक ऑफ नहीं करेंगे मैं क्लास आगे कैसे लूंगा? किसका माइक ऑन है? यूनिस अपना माइक ऑफ कर लें। मशूक अहमद अपना माइक ऑफ कर लें प्लीज, आप लोग सबको अपना माइक ऑफ करें। जब तक माइक ऑफ नहीं करेंगे मैं आगे क्लास नहीं कर पाऊंगा। वॉइस इज नॉट क्लियर, आप लोग अपना माइक ऑफ करें, वॉइस क्लियर हो जाएगा। अब वॉइस क्लियर है? इज देयर एनी इशू? ठीक है, शिफ्ट इन डिमांड कर्व। वॉइस अभी भी क्लियर नहीं है? अभी क्या कर अब वॉइस क्लियर है? यस सर, ओके ठीक है। प्लीज अपना माइक ऑफ कर लें, जिनका भी माइक ऑन रह गया है प्लीज ऑफ कर लें। यूनिस, आमीन, आप लोग प्लीज अपना माइक ऑफ कर लें। ओके सर। गो अहेड, ओके श्योर। अब कुछ आंसर्स आप लोग मुझे बताते चलेंगे, मैं आपसे पूछता जाऊंगा। यहाँ पे क्वांटिटी डिमांडेड है, ठीक है, क्वांटिटी डिमांड, और ये आपका प्राइस है, ये आपका डिमांड कर्व है, दिस इज योर डिमांड कर्व। अगर प्राइस मेरा यहाँ पे P1 है और ये मेरा P2 है, ठीक है, तो इस P1 पे ये क्या है, यहाँ पे मैं ऐसे बनाऊं तो ये मेरा Q1 है, और इस P2 पे ये मेरा क्या है, ये मेरा Q2 है। बताइए P1 और P2 में कौन ग्रेटर है? तो ऑब्वियसली P1 इज ग्रेटर देन P2। Q1 और Q2 में कौन ग्रेटर है? तो Q2 इज ग्रेटर देन Q1। तो जब आपका प्राइस P1 है, ग्रेटर प्राइस पे आपका डिमांड Q1 है, डिमांड कम है, प्राइस ज्यादा है तो डिमांड कम है। जैसे ही आप प्राइस कम कर रहे हैं तो आपका डिमांड क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। P2 पे आपका डिमांड क्या हो रहा है, Q2 हो रहा है। तो जब आप प्राइस को चेंज करते हैं तो आप डिमांड कर्व पे ही मूव करते हैं। ये जो आपका डिमांड कर्व है, आप यहाँ 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 इसी डिमांड कर्व पे आप मूव करते हैं। ठीक है, शिफ्ट इन डिमांड कर्व का क्या मतलब होता है कि आप अपने डिमांड कर्व को छोड़ के दूसरे डिमांड कर्व पे आप चले जाते हैं। शिफ्ट इन डिमांड कर्व, तो डिमांड कर्व शिफ्ट कैसे होगा? तो या तो ये लेफ्टवर्ड शिफ्ट होगा या तो ये राइटवर्ड शिफ्ट होगा। अभी तक ये समझ में आया कि जब आपका प्राइस कम हो रहा है तो आपका क्वांटिटी डिमांडेड क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो यहाँ पे P1 से P2 हो रहा है तो Q1 से Q2 बढ़ रहा है, Q2 बढ़ा है ना? ठीक है, ये आपको समझ में आया? तो यहाँ पे आप क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं। तो इसका मैंने एक इक्वेशन आप लोग को बताया था, Q इज इक्वल टू A माइनस BP। यहाँ पे एक पॉइंट होता है P0, इसको हम लोग बोलते हैं प्रोहिबिटरी प्राइस। ये MCQ में पूछा जाता है, आप लोग याद रखेंगे, प्रोहिबिटरी प्राइस। इस प्रोहिबिटरी प्राइस का क्या मतलब होता है? इस प्रोहिबिटरी प्राइस पे आप बता सकते हैं कि डिमांड क्या होगा? कौन बताएगा प्रोहिबिटरी प्राइस पे डिमांड क्या होगा? जीरो डिमांड। जीरो, वंडरफुल, डिमांड ही जीरो, तभी तो इस प्राइस को प्रोहिबिटरी प्राइस बोलते हैं। यहाँ पे अगर आपका प्राइस है तो डिमांड आप देख रहे हैं, क्वांटिटी डिमांडेड कहाँ है, ये जीरो है क्वांटिटी डिमांडेड। तो आप लोग यही याद रखेंगे, ये एमसी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, P0, इसको क्या बोलते हैं, प्रोहिबिटरी प्राइस। ठीक है, अब क्या है कि प्राइस के अलावा अगर प्राइस कांस्टेंट है, प्राइस में कोई चेंज नहीं हो रहा है,
प्राइस के अलावा अगर आपका इनकम चेंज हो रहा है, अगर आपका टेस्ट और प्रेफरेंस चेंज हो रहा है, टेस्ट या प्रेफरेंस चेंज हो रहा है, तो उस केस में क्या होता है, डिमांड कर्व में शिफ्ट होता है। जब प्राइस चेंज होता है तो पर्सन मूव्स ऑन दिस डिमांड कर्व ओनली, बट व्हेन अपार्ट फ्रॉम प्राइस, इनकम और टेस्ट और प्रेफरेंस चेंजेस, then there comes a shift in demand curve. Repeat this point prohibitory. Okay. ये देखिए, ये जो प्राइस है ये P2 है, ठीक है। तो प्राइस जितना कम रहेगा आपका क्वांटिटी डिमांडेड उतना ज्यादा रहेगा। अगर हम प्राइस को यहाँ ला देते हैं तो क्वांटिटी डिमांडेड आपका और भी ज्यादा बढ़ जाएगा, आपका यहाँ पे कहीं आ जाएगा। अगर ये P3 है तो आपका Q3 और भी ज्यादा बड़ा है। तो जैसे जैसे हम प्राइस को घटा रहे हैं, हमारा क्वांटिटी डिमांडेड क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। लेकिन जैसे जैसे हम प्राइस को बढ़ाएंगे, तो आप देखिए P3 से P2 बढ़े, प्राइस को बढ़ाएं तो आपका क्वांटिटी डिमांडेड क्या हो गया, घट गया। P2 से P1 बढ़े और प्राइस को बढ़ाएं तो क्वांटिटी डिमांड आपका क्या हो गया, और घट गया, Q1 पे आ गया। अब क्या है कि P1 से जब हम P0 पे पहुंच जाएंगे मैक्सिमम प्राइस पे, तो वहां पे कोई आदमी डिमांड ही नहीं करेगा किसी प्रोडक्ट का। तो इसीलिए इस प्राइस को प्रोहिबिटरी प्राइस कहते हैं। प्रोहिबिट मतलब कि उस प्राइस को हमको रखना ही नहीं है। जैसे अगर आपने वो प्राइस रख दिया तो उस पर कोई आदमी डिमांड ही नहीं करेगा, आपका सामान बिकेगा ही नहीं। तो इसलिए इस P0 को प्रोहिबिटरी प्राइस कहते हैं। तो इस ग्राफ से यहाँ पे क्लियर है ना, ये हाईएस्ट प्राइस है। इस हाईएस्ट प्राइस पे क्या होगा, डिमांड 0 होगा। जिसने बोला था रिपीट, क्या आपको क्लियर हो गया प्रोहिबिटरी प्राइस अब? ओके, थैंक्स। चलिए ठीक है। अब मैं ये बता रहा था कि अभी तक अगर आप प्राइस चेंज कर रहे हो तो आप देख रहे हो ना कि आप इस डिमांड कर्व पे ही मूव कर रहे हो। प्राइस अगर आपका ये है तो डिमांड कर्व आपका ये है, प्राइस अगर ये है तो डिमांड कर्व पे ये यहाँ है, प्राइस अगर ये है तो डिमांड कर्व पे आप यहाँ है। तो प्राइस चेंज करने पे आप डिमांड कर्व पे ही मूव करते हो। लेकिन जब प्राइस चेंज नहीं हो रहा है, जब प्राइस कांस्टेंट है, देयर इज नो चेंज इन प्राइस, अपार्ट फ्रॉम प्राइस, जब इनकम या टेस्ट या प्रीफरेंस ऐसा कुछ चेंज होता है, तब क्या आता है, शिफ्ट इन डिमांड कर्व। तब डिमांड कर्व में शिफ्ट होता है। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं कि ये शिफ्ट कैसे होता है। तो ये देखिए, ये आपका फिर से प्राइस का एक्सिस है और ये क्वांटिटी डिमांडेड का एक्सिस है, क्वांटिटी डिमांडेड। अब क्या है, सपोज एट दिस प्राइस P, अगर यहाँ पे कोई प्राइस P है, तो यहाँ पे जो क्वांटिटी डिमांड हो रहा है ये क्या है, Q। लेकिन अभी प्राइस कांस्टेंट है, ठीक है। तो अब हम लोग पहले इसको एक एग्जांपल से समझते हैं, उसके बाद फिर मैं आपसे पूछूंगा उस ग्राफ को बनाने के लिए। अगर एक आइसक्रीम का कोन, आइसक्रीम सबको पसंद है, एक आइसक्रीम का कोन अगर 40 रुपीज का आता है, ठीक है, तो अगर आपके पास ज्यादा पैसा है तो आप डेली उस आइसक्रीम को कंज्यूम कर सकते हो। अगर आपका प्रेफरेंस, अगर टेस्ट अगर ज्यादा है इस आइसक्रीम की तरफ, अगर ये आइसक्रीम का प्राइस कांस्टेंट है, तो अगर आपका पैसा बढ़ रहा है, अगर आपका इनकम बढ़ रहा है, या आपका टेस्ट बढ़ रहा है, या आपका प्रेफरेंस बढ़ रहा है, तो एट द सेम प्राइस P आपका जो क्वांटिटी डिमांडेड होगा वो बढ़ेगा कि घटेगा, ये बताएं। वो इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा? इंक्रीज। इंक्रीज होगा, ठीक है। इंक्रीज। ओके, इंक्रीज, ठीक है। आप लोग से ही मैं ये डिमांड कर्व बनवाऊंगा और आपको पूरा समझ आ जाएगा। बस मैं जो जिस तरीके से क्वेश्चंस पूछता जाऊं आप उसका आंसर बताते हैं। अब ये आप बताओ, प्लीज अपना सब कोई माइक ऑफ कर ले, माइक कोई ऑन ना करे, क्योंकि फिर रिकॉर्डेड सेशन में दिक्कत हो जाएगा। जब तक माइक ऑफ नहीं करेंगे मैं क्लास आगे एक्सटेंड नहीं करूंगा। यूनिस, आपका माइक बार बार ऑन हो जाता है, प्लीज ऑफ करें माइक। ठीक है। अब क्या है, टेस्ट जैसे इनकम पे इफेक्ट आ रहा है, वैसे ही अगर टेस्ट, अगर आप उस चीज को ज्यादा प्रेफरेंस दे रहे हो और अगर आपका प्राइस कांस्टेंट है तो भी आपका डिमांड इंक्रीज होगा। ऑपोजिट क्या होगा कि अगर आइसक्रीम का कोन अभी भी 40 रुपीज का मिल रहा है बट आपका इनकम डिक्रीज हो गया, या आपका अब प्रेफरेंस कम हो गया, तो क्या होगा, अब उसका जो क्वांटिटी डिमांड होगा वो क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा उसी सेम प्राइस पे।
सर आपका वॉइस नहीं आ रहा है, वॉइस में कोई प्रॉब्लम है क्या? आप लोगों को मेरा वॉइस आ रहा है? वॉइस में कोई प्रॉब्लम है? मेरे वॉइस में वॉइस क्लियर है? वॉइस क्लियर है? वॉइस इज क्लियर। ओके, तो जिनको वॉइस नहीं आ रहा है शायद उनके पास कुछ नेट का इशू होगा, क्योंकि मेरा नेट बहुत अच्छा चल रहा है, यहाँ पे नेट का कोई इशू नहीं है। सो सॉरी, अगर आपको वॉइस नहीं आ रहा है तो आपको रिकॉर्डेड सेशन मिलेगा, बट फिर भी आप एक बार कोशिश करें, जो भी मैं यहाँ पे स्क्रीन पे बता रहा हूँ एक बार समझने का कोशिश करें, ठीक है? अच्छा, किसने बोला कि आइसक्रीम कोन को एक बार मैं फिर से एक्सप्लेन करूँ? इसमें क्या, अभी तो मैं एक्सप्लेन कर ही रहा हूँ, अभी मैंने एक्सप्लेनेशन खत्म कहाँ किया है। सपोज करिए कि एक आइसक्रीम कोन 40 रुपीज़ का मिलता है, तो अगर आपका प्राइस कांस्टेंट है, अगले साल भी 40 रुपीज़ का मिलेगा, अभी एट प्रेजेंट भी 40 रुपीज़ का मिल रहा है, बट आपका जो इनकम है वो बढ़ गया है, आपका जो टेस्ट और प्रेफरेंस बढ़ गया है, तो एट द सेम प्राइस पी आपका जो क्वांटिटी, पहले अगर आप 5 आइसक्रीम डिमांड करते थे, तो अब आपका 10 आइसक्रीम डिमांड करोगे, 8 आइसक्रीम डिमांड करोगे, कुछ भी ज़्यादा डिमांड करोगे तो आपका क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ा ना? इन द सेम वे, हाँ, नेटवर्क प्रॉब्लम हो सकता है, यस। इन द सेम वे, अगर आपका इनकम और प्रेफरेंस घट गया, तो पहले आप 5 आइसक्रीम डिमांड करते, तो अब हो सकता है कि आप 3 आइसक्रीम डिमांड करोगे, ठीक है? तो यहाँ पे क्या है कि जब प्राइस आपका कांस्टेंट है, यहाँ पे जब आपका इनकम या आपका टेस्ट या प्रेफरेंस अगर ये सब इंक्रीज हो रहा है, तो एट द सेम प्राइस पी आप पहले अगर 5 आइसक्रीम डिमांड करते थे, सपोज ये 5 यूनिट है, तो अब इसी प्राइस पी पे अब आप 8 आइसक्रीम डिमांड करोगे, ठीक? और अगर आपका इनकम या प्रेफरेंस अगर घट गया है, तो सेम प्राइस पी पे अब आप 3 यूनिट्स डिमांड करोगे, ठीक है? तो अगर ये इनकम का बात, अगर ये सिर्फ आइसक्रीम के कोन का बात हो रहा है, दूसरा कुछ और भी हो सकता है। सपोज करिए किसी को मैगी पसंद है, किसी को कुछ और पसंद होता है, तो ये जो डिमांड कर्व है, ये ऐसा बन जाएगा, इस तरीके का, और ये डिमांड कर्व ऐसा बन जाएगा, इस तरीके का। तो आप देख रहे हो कि एट द सेम प्राइस पी, इस प्राइस पी पे पहले डिमांड क्या था? 5 यूनिट। जब आपका इनकम और टेस्ट प्रेफरेंस बढ़ा, तो अब डिमांड क्या हो गया? 8 यूनिट। और जब आपका इनकम और टेस्ट या प्रेफरेंस घटा, तो डिमांड क्या हो गया? 3 यूनिट। तो शिफ्ट हुआ ना डिमांड कर्व में, एक बार राइट वर्ड शिफ्ट हुआ और एक बार लेफ्ट वर्ड शिफ्ट हुआ। तो राइट वर्ड शिफ्ट कब हो रहा है? राइट वर्ड शिफ्ट कब हो रहा है? जब प्राइस कांस्टेंट है, बट आपका इनकम या आपका प्रेफरेंस ये अगर बढ़ रहा है, तो आपका राइट वर्ड शिफ्ट हो रहा है। लेफ्ट वर्ड शिफ्ट कब होगा? तो जब आपका प्राइस कांस्टेंट है, बट आपका इनकम या आपका प्रेफरेंस डिक्रीज हो रहा है, तो इस केस में क्या होगा? लेफ्ट वर्ड शिफ्ट होगा। फिर किसी ने माइक ऑन कर लिया, प्लीज आप लोग माइक ऑफ कर लें, बार बार मुझे बोलना पड़ रहा है। प्लीज माइक ऑफ कर लें, ऐसे क्लास डिस्टर्ब होता रहेगा आप लोग का। 1 आवर का क्लास है, उसमें भी मैं बार बार ये बोलता रहूंगा तो आप लोग परेशान होंगे, मैं भी परेशान होऊंगा। ठीक है, तो ये देखो आपने, ये आपका राइट वर्ड शिफ्ट हुआ, ये आपका लेफ्ट वर्ड शिफ्ट हुआ। तो अब आप मुझे ये बताओ, चेंज इन डिमांड, अब मैं ये एक टेबल बना रहा हूँ, अगर आपने ये टेबल मुझे बता दिया, तो इट मीन्स कि आपका शिफ्ट इन डिमांड करो आपका क्लियर हो गया। चेंज इन डिमांड मैं ये लिख रहा हूँ, ठीक है? अकर्स ड्यू टू चेंज इन फैक्टर अदर देन प्राइस, अदर देन प्राइस। जब डिमांड में चेंज होगा, लेकिन वो चेंज प्राइस के अलावा किसी और फैक्टर्स में चेंज होने पे होगा, तो क्या होगा? आपका डिमांड कर्व क्या होगा? शिफ्ट करेगा। तो यहाँ पे लिखेंगे शिफ्ट इन डिमांड कर्व। यस अभी सर। तक क्लियर है शिफ्ट इन डिमांड कर्व? अब आप मुझे बताओ, ये शिफ्ट दो तरीके का होगा, एक आपका होगा राइट वर्ड शिफ्ट, राइट वर्ड शिफ्ट, और एक होगा आपका लेफ्ट वर्ड शिफ्ट, लेफ्ट वर्ड शिफ्ट। राइट वर्ड शिफ्ट कब होगा? लेफ्ट वर्ड शिफ्ट होगा, राइट वर्ड शिफ्ट होगा। ओके, क्लियर है? सब कोई चैट में बताएंगे,
कोई भी माइक ऑन नहीं करेगा। जब सब कोई चैट में बताएंगे माइक कोई ऑन नहीं करेगा। माइक कोई ऑन नहीं करेगा, सब कोई चैट में बताएंगे। राइट वर्ड शिफ्ट कब होगा और लेफ्ट वर्ड शिफ्ट कब होगा। टेस्ट इनकम देन राइट वर्ड शिफ्ट एट प्राइस कांस्टेंट। हाँ, व्हेन इनकम टेस्ट इंक्रीजेस देन राइट वर्ड शिफ्ट। अरे वंडरफुल, आप सबको ही सही बता रहे हो कि जब आपका इनकम या टेस्ट या प्रेफरेंस इंक्रीज होगा तो ये शिफ्ट कैसा होगा, राइट वर्ड शिफ्ट। जब आपका इनकम या टेस्ट या प्रेफरेंस अगर डिक्रीज होगा तो ये शिफ्ट कैसा होगा, लेफ्ट वर्ड शिफ्ट। वंडरफुल, अदरवाइज लेफ्ट वर्ड शिफ्ट। ठीक है, तो इस राइट वर्ड शिफ्ट को आप फेवरेबल चेंज बोल सकते हो, क्योंकि जब आपका इनकम इंक्रीज होता है तो वो आपके लिए फेवरेबल होता है ना, लेकिन अगर इनकम डिक्रीज होगा तो आपके लिए अनफेवरेबल होगा। तो कभी कभी एमसीक्यू इस फॉर्म में भी पूछ लेता है कि शिफ्ट इन डिमांड कर्व इज राइट वर्ड ड्यू टू फेवरेबल चेंज इन अदर फैक्टर्स अदर देन द प्राइस। तो ये करेक्ट है, और इसको अनफेवरेबल चेंज भी बोलते हैं, अनफेवरेबल। आई थिंक कि आप सब किसी का शिफ्ट इन डिमांड कर्व क्लियर हो चुका होगा। अब मैं आपको नोट्स दिखा देता हूं कि इसी फॉर्म में मैंने नोट्स में समझा रखा है। अब आप लोग बताओ कि शिफ्ट इन डिमांड कर्व में किसी को कोई डाउट है। बट जिसको भी डाउट है सब चैट कॉलम में, कोई माइक ऑन नहीं करेगा। यस, इनकम में कमी आना अनफेवरेबल होगा। यस गुरदीप, वंडरफुल। नो सर, कोई डाउट नहीं है, नो सर। तो ऐसे नो सर मत लिखा करो, कोई डाउट नहीं है तो आप लोग क्लियर सर लिखा करो, वरना कंफ्यूजन होता है नो सर में, पता नहीं चलता है। चलो ठीक है, तो यहाँ पे देखो, व्हेन प्राइस चेंजेस द पर्सन मूव्स ऑन दिस डिमांड कर्व इटसेल्फ। ठीक है, बट शिफ्ट कब होगा, तो इफ इनकम और टेस्ट इंक्रीजेस द डिमांड फॉर दैट गुड्स इंक्रीजेस एंड वाइस वर्सा। तो यहाँ पे देखो, ये डी डी एक डिमांड कर्व है, ये D1 चेंज हो गया तो ये राइट वर्ड शिफ्ट हुआ। तो राइट वर्ड शिफ्ट कब चेंज होगा, जब इनकम और प्राइस इंक्रीज होगा। ऐसे ही लेफ्ट वर्ड शिफ्ट कब होगा, जब इनकम और टेस्ट डिक्रीज होगा। तो देखो यहाँ पे मैंने ये लिख दिया है, change in demand occurs due to change in factors other than the price leads to shift in demand curve either to rightward or to leftward। rightward कब होगा, जब इंक्रीज होगा डिमांड में ड्यू टू फेवरेबल चेंज। लेफ्टवर्ड कब होगा, जब डिक्रीज होगा डिमांड में ड्यू टू अनफेवरेबल चेंज। ठीक है, यहाँ तक सबको क्लियर हो गया। यहाँ तक अगर किसी को कोई डाउट है, अभी कुछ पूछना है तो आप लोग पूछ सकते हो। क्लियर, ओके, वंडरफुल। अब हम लोग अपना अगला टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसको हम लोग बोलेंगे प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। फर्स्ट टाइम आई गेट द टॉपिक, थैंक्स सर। यू विल गेट ऑल द टॉपिक्स, बस आप मुझे पढ़ाने दो। बीच बीच में माइक वाइक जब ऑन होता है ना तो मैं भी डिस्टर्ब हो जाता हूँ। आप लोग का मैं सारा डाउट क्लियर कर दूंगा, यही क्लास में क्लियर करूंगा। इसके साथ में सारा एमसीक्यू भी आप लोगों को क्लास में ही सॉल्व करवाऊंगा। बट आप मुझे मेरे आराम आराम से आप मुझे पढ़ाने दो। चलो ठीक है, अब आप देखो, आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अच्छा, ये क्लास 10 मिनट्स बाद बंद हो जाएगा, मैं तुरंत आप लोगों को लिंक शेयर करूंगा, आप लोग फटाफट ज्वाइन कर लेना। देखिए, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, इलास्टिसिटी का क्या मतलब होता है, चेंज। तो इलास्टिसिटी का मतलब चेंज हुआ, तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ, चेंज ऑफ डिमांड। चेंज ऑफ डिमांड कब, जब प्राइस में चेंज आएगा। तो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का क्या मतलब हुआ कि डिमांड में कितना चेंज होगा जब हम प्राइस चेंज करेंगे। परसेंटेज चेंज, यस परसेंटेज चेंज, वही मैं आपको समझा रहा हूँ कि जब आप प्राइस चेंज करेंगे तो डिमांड में कितना चेंज होगा, उसी को बोलते हैं इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी इसी चीज को मेजर करता है। ठीक है, इसको हम लोग डिनोट कैसे करते हैं, तो इसको हम लोग डिनोट करते हैं E11 से। E11 का क्या मतलब होता है, ये है इलास्टिसिटी 1। इस E11 क्या बता रहा है, तो ये बता रहा है यहाँ पे जो 1 जो सिंबल है, ये बता रहा है इलास्टिसिटी ऑफ गुड 1 विथ रिस्क। ये 1 क्या बता रहा है,
कि इसी गुड्स 1 का ये प्राइस है, इसको लिखते हैं इलास्टिसिटी ऑफ गुड्स 1 with respect to its own price। मतलब क्या चेंज हो रहा है डिमांड में जब इसके खुद के प्राइस को आप चेंज कर रहे हो, तो इसी को लिखते हैं E11। E11 अब E11 का क्या मतलब होता है, तो चेंज, परसेंटेज चेंज इन डिमांड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। जब आप प्राइस को चेंज करते हो तो डिमांड में क्या चेंज आता है, इसी को बोलते हैं इलास्टिसिटी। अब इसका फॉर्मूला क्या होता है E11 का, E11 को लिखते हैं डेल्टा Q1 बाई Q1 इंटू 100। ये क्या बताया, परसेंटेज चेंज इन डिमांड अपॉन डेल्टा P1 बाई P1 इंटू 100। ये क्या बताता है, परसेंटेज चेंज इन प्राइस। तो यहाँ से देखो, यहाँ पे 100 ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाता है, इसलिए इसका जो फॉर्मूला बनता है ये बनता है डेल्टा Q1 अपॉन Q1 बाई डेल्टा P1 अपॉन P1। अब डेल्टा Q1 क्या है, तो डेल्टा Q1 चेंज इन डिमांड, Q1 क्या है, तो ओरिजिनल क्वांटिटी डिमांडेड, ओरिजिनल क्वांटिटी डिमांडेड। 4-5 मिनट वेट करो, ये पूरा टॉपिक अभी आपको समझ आ जाएगा। P1 क्या है, तो ओरिजिनल प्राइस ऑफ गुड 1, और डेल्टा P1 क्या है, तो चेंज इन प्राइस। ये फॉर्मूला है, अभी इस पे फिर से मैं आऊंगा, इसके पहले मैं थोड़ा सा अभी आपको कॉन्सेप्ट बता दूं। अब आप मुझे ये बताओ, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, इसमें अदर फैक्टर्स जो होते हैं वो कांस्टेंट रहते हैं, ये सिर्फ अदर फैक्टर्स कांस्टेंट, ये सिर्फ प्राइस और डिमांड के बीच का बात होता है, ठीक है। तो अगर हम प्राइस इंक्रीज करेंगे तो डिमांड क्या होगा, डिक्रीज होगा, और अगर हम प्राइस डिक्रीज करेंगे तो डिमांड क्या होगा, इंक्रीज होगा, ठीक है। तो यहाँ से आपको ये पता चलेगा, जो पीईडी जो आप निकाल रहे हो दैट इज E11 ऑलवेज निगेटिव वैल्यू आएगा, ऑलवेज निगेटिव। क्यों निगेटिव आएगा, क्यों, क्योंकि जब परसेंटेज चेंज इन प्राइस पॉजिटिव होगा, मतलब कि अगर प्राइस बढ़ेगा, तो परसेंटेज चेंज इन डिमांड क्या होगा, निगेटिव होगा। और अगर परसेंटेज चेंज इन प्राइस निगेटिव होगा, तो परसेंटेज चेंज इन डिमांड, अरे इसको डिमांड लिखना है ना, परसेंटेज चेंज इन डिमांड पॉजिटिव होगा। ये बताओ, ये जो मैंने अभी आप लोगों को बताया, इसमें आपको कोई डाउट है, अभी जो मैंने ये वाला चीज बताया। नो सर, क्लियर सर, नो प्रॉब्लम सर, ओके, थैंक यू, अभी तक क्लियर है, ठीक है, ओके ओके ओके, ठीक है। अब आप ये बताओ, ये जो मैंने बताया इसमें कोई डाउट है, अभी तो इसको फिर से मैं अभी एक न्यूमेरिकल वैल्यू लूंगा और आपको इसको एक्सप्लेन करूंगा, बट ये फॉर्मूला समझने में कोई दिक्कत हो रहा है। नो सर, ओके, ठीक है, ये फॉर्मूला भी क्लियर है और आपको जो कॉन्सेप्ट समझाया है वो भी क्लियर है, ओके, ठीक है। तो देखिए, ये जो अभी मैंने आपको बताया कि E11 ऑलवेज निगेटिव होगा, तो इसलिए जो E11 का जो वैल्यू आता है ना, उसका हम लोग मॉड लेते हैं, ये मॉड होता है। मॉड क्या होता है कि अगर कोई निगेटिव वैल्यू आया, जैसे -2 आया, तो इसका आप जब मॉड लेते हैं ना, तो इसको आप पॉजिटिव बना देते हैं, +2। अगर कोई +2 वैल्यू आया तो ये +2 ही होगा,
ठीक है, मॉड यही होता है, ये मैथमेटिक्स में आता है मॉड, इसको हम लोग मॉड बोलते हैं, इस साइन को ऐसे जो बीच में लिखते हैं इसको हम लोग मॉड बोलते हैं, MOD। तो मॉड निगेटिव को पॉजिटिव बना देता है। तो हम लोग जब भी प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड निकालते हैं, E11 निकालते हैं, तो E11 का हम लोग मॉड ले लेते हैं ताकि जो वैल्यू आएगा वो हमेशा पॉजिटिव हो जाए, क्योंकि E11 हमें पता है कि जब भी E11 आएगा वो निगेटिव ही होगा। डेफिनेशन ऑफ मॉड्यूल्स, हाँ ठीक है, क्योंकि इसमें बहुत सारे मैथमेटिक्स बैकग्राउंड के बच्चे नहीं होंगे ना, तो उनको नहीं पता होगा, इसलिए मैं ये चीज़ बता दे रहा हूँ। अजाज अहमद, आपने हैंड रेज कर रखा है, जो पूछना है आप चैट कॉलम में पूछ लें, ऐसे 9 बजे मैं आपको टाइम दूंगा, आप मेरे से पूछ सकते हो। When change in price is negative, then how elasticity will be negative? अच्छा, जब चेंज इन प्राइस निगेटिव है तो इलास्टिसिटी निगेटिव कैसे होगा? अच्छा, आप ही बताओ कैसे होगा? जब चेंज इन प्राइस निगेटिव है तो डिमांड पॉजिटिव होगा ना, मींस प्राइस, चेंज इन प्राइस निगेटिव है मतलब कि प्राइस घट रहा है तो डिमांड बढ़ेगा। तो परसेंटेज चेंज, पीईडी क्या होता है, E11 क्या होता है? परसेंटेज चेंज इन डिमांड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस, परसेंटेज चेंज इन प्राइस। तो अगर परसेंटेज चेंज इन डिमांड आप बोल रहे हो कि निगेटिव है, सॉरी परसेंटेज चेंज इन प्राइस अगर आप बोल रहे हो निगेटिव है, तो परसेंटेज चेंज इन डिमांड क्या होगा? पॉजिटिव होगा। तो पॉजिटिव बाई निगेटिव क्या होगा? ऑलवेज निगेटिव ही तो होगा ना। प्लस माइनस मीन्स माइनस, इट इज सिंपल। हाँ, अब समझ आया जिसने पूछा था ये वाला? आदिल, आदिल आपने पूछा था, समझ आ गया? क्लियर सर, ओके। अच्छा, आप पूछ रहे हो किसने पूछा मॉड क्यों लेते हैं? मॉड इसलिए लेते हैं क्योंकि ये E11 क्या है, ये मैग्नीट्यूड हमें चाहिए, ये मैग्नीट्यूड बता रहा है। तो अगर 5% आया तो -5% ऐसे कोई बोलता है क्या? नहीं, तो इसलिए हम लोग इसका मॉड ले लेते हैं, क्योंकि हमें पता चलता है कि 1% चेंज हो रहा है प्राइस तो उससे डिमांड कितना परसेंट इफेक्ट आ रहा है। ठीक है, हम लोग इसलिए इसका मॉड लेते हैं। ठीक है, टिल हेयर आई थिंक कि अभी तक सबका क्लियर है। तो अब मैं एक, प्लीज प्लीज आप लोग सब कोई माइक ऑफ कर लें प्लीज, इट्स हम्बल रिक्वेस्ट। थैंक्स सर, ओके। चलिए अब मैं एक क्वेश्चन लेके आपको ये पहले पीईडी समझाता हूँ। चलिए, क्वेश्चन तो यहाँ पे मैंने नोट्स में दे ही रखा है आपको। ये देखिए, सबको ये क्वेश्चन दिख रहा है। सपोज द प्राइस ऑफ अ कॉमोडिटी फॉल्स डाउन फ्रॉम 10 to 9 पर यूनिट एंड ड्यू टू दिस क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ द कॉमोडिटी। तो आप ये बताओ, प्राइस अगर फॉल करेगा तो क्वांटिटी डिमांडेड क्या होगा? इंक्रीज करेगा। तो यहाँ पे इंक्रीज ही हो रहा है फ्रॉम 100 to 120 यूनिट। तो व्हाट इज द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ द डिमांड? ठीक है, तो अब आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या दे रखा है आपको, निकालना क्या है? E11। E11 क्या होता है हमें पता है, डेल्टा Q1 बाई Q1 अपॉन डेल्टा P1 बाई P1। तो आप ये बताओ डेल्टा Q1 क्या है? डेल्टा Q1 चेंज इन क्वांटिटी। तो चेंज इन क्वांटिटी क्या है? 100 से 120 यूनिट हो गया, तो 20 यूनिट का चेंज आया। 100 पहले ओरिजिनल था, 100 फाइनल था, 120, तो 120 माइनस 100 दैट इज +20। तो यहाँ पे आप लिखोगे +20 अपॉन, यूनिस आप अपना माइक ऑफ करें।
ओके ठीक है, मैं इसे बताता हूँ। E11 क्या है? तो डेल्टा Q1 अपॉन Q1 बाई डेल्टा P1 अपॉन P1। ठीक है, अभी आप आराम से बस सुनते जाओ। डेल्टा Q1 आपका क्या है? तो चेंज इन क्वांटिटी। चेंज इन क्वांटिटी आपका क्या है? तो चेंज इन क्वांटिटी आप कैसे मेजर करते हो? तो ओरिजिनल क्वांटिटी, फाइनल क्वांटिटी माइनस ओरिजिनल क्वांटिटी। फाइनल आपका क्या हुआ? 120। ओरिजिनल आपका क्या था? 100। तो 120 माइनस 100 दैट इज +20। तो यहाँ पे आपने लिखा +20 अपॉन Q1। Q1 क्या है? ओरिजिनल क्वांटिटी। ओरिजिनल क्वांटिटी क्या है? तो ओरिजिनल क्वांटिटी हमारा 100 था, तो यहाँ पे लिखा 100 बाई चेंज इन प्राइस। तो प्राइस चेंज क्या हो रहा है? तो 10 to 9। तो फाइनल प्राइस क्या है? 9। इनिशियल प्राइस क्या था? 10। तो 9 माइनस 10 दैट इज -1। यहाँ पे लिखा आपने -1 अपॉन P1 दैट इज ओरिजिनल प्राइस। ओरिजिनल प्राइस क्या था? 10। तो ये क्या आया आपका? 20 अपॉन 100 दैट इज 1/5 डिवाइडेड बाई -1/10। तो इट विल बी 1/5 इंटू 10/-1। तो ये क्या आ गया आपका? यहाँ पे माइनस साइन आएगा, तो ये क्या हो गया? -2। तो -2, तो E11 क्या हो गया? आप इसका मॉड ले लेंगे, तो मॉड ऑफ -2 विल बी 2। तो E11 आपका क्या आ गया? 2। तो ये 2 आपको क्या बता रहा है? ये 2 आपको ये बता रहा है कि हर 1% प्राइस चेंज होने पे 2% डिमांड में चेंज होगा। 2% चेंज इन डिमांड। हर 1% जब प्राइस चेंज होगा तो डिमांड कितना परसेंट चेंज होगा? 2% चेंज होगा। तो आप ऐसे इसको क्रॉस चेक भी कर सकते हो कि आप बताओ कि प्राइस कितना चेंज हुआ है? 10 to 9 हुआ है, तो प्राइस 10% चेंज हुआ है और 10% डिक्रीज हुआ है। 10 to 9 होने का मतलब क्या हुआ कि 1/10 दैट इज 10%। तो प्राइस 10% डिक्रीज हुआ है, तो आपका जो क्वांटिटी डिमांड होगा वो इंक्रीज होना चाहिए। और कितने से होना चाहिए? तो 20% से, क्योंकि ये E11 का वैल्यू क्या आया है? 2 आया है। इसका मतलब क्या है कि 1% चेंज होने पे 2% 1% प्राइस चेंज होने पे 2% डिमांड चेंज होगा। तो यहाँ पे 10% चेंज हुआ प्राइस में, तो 20% चेंज होगा डिमांड में। अब प्राइस क्या है? डिक्रीज हुआ है, तो डिमांड क्या होगा? इंक्रीज होगा। तो आप यहाँ से देख सकते हो कि 100 से 120 यूनिट हुआ है, तो 20 यूनिट का इंक्रीमेंट हुआ है आउट ऑफ 100 दैट इज 20% इंक्रीज हुआ है। ये समझ आया सब किसी को? प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। बताओ इस फॉर्मूले में जो अभी मैंने आपको इस यहाँ पे एक्सप्लेन किया, इसमें कोई दिक्कत है? किसी को भी कोई दिक्कत? सर रिपीट। ओके ठीक है, और किसी को कोई दिक्कत? और सबका क्लियर हो चुका है? किसी को कोई डाउट नहीं है? रिपीट सर रिपीट दिस लाइन इन 1% चेंज। क्लियर सर? आदिल आपका क्लियर है बस? ओके ठीक है। ठीक है, मैं एक बार फिर से इसको एक्सप्लेन करता हूँ क्योंकि ये समझना आप लोगों के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फिर से मैं क्वेश्चन के साथ पूरा एक्सप्लेनेशन देता हूँ। सपोज द प्राइस ऑफ अ कमोडिटी फॉल्स डाउन फ्रॉम 10 to 9। तो जब प्राइस क्या हो रहा है? फॉल कर रहा है। ₹10 से प्राइस क्या हो रहा है? ₹9 हो जा रहा है पर यूनिट का। और इसके कारण क्या होगा? तो आप लोग बताओ कि अगर प्राइस फॉल करेगा तो डिमांड इंक्रीज होगा कि डिक्रीज होगा? तो ऑब्वियस सी बात है कि डिमांड इंक्रीज होगा। तो क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ द कमोडिटी इंक्रीज्ड फ्रॉम 100 यूनिट टू 120 यूनिट। तो क्वांटिटी डिमांडेड क्या हुआ? 100 यूनिट से 120 यूनिट हो गया। तो पूछ रहा है कि प्राइस इलास्टिसिटी डिमांड का क्या होगा? प्राइस इलास्टिसिटी क्या मेजर करता है? प्राइस इलास्टिसिटी ये मेजर करता है कि जब आपका जैसे E11 आपका 2 आया, तो ये पता है E11 2 आपको क्या बता रहा है? जैसे आपने ये mod 2 निकाला तो ये 2 आया, तो ये बता रहा है कि फॉर एवरी 1% चेंज इन प्राइस देयर इज 2% चेंज इन डिमांड। ये E11 का जो वैल्यू होता है ना, हमको इससे यही पता चलता है कि हर 1% जब प्राइस में चेंज होगा तो डिमांड कितना परसेंट चेंज होगा। तो जो वैल्यू होता है वो बताता है कि डिमांड कितना परसेंट चेंज होगा। तो अब देखिए, अगर आपका 1% चेंज इन प्राइस मतलब कि अगर प्राइस डिक्रीज कर रहा है तो डिमांड 2% से इंक्रीज कर जाएगा। अगर 1% चेंज इन प्राइस की मतलब अगर प्राइस इंक्रीज कर रहा है तो डिमांड 2% से क्या होगा? डिक्रीज कर जाएगा। ठीक है,
इसका यही मतलब था, जो पूछ रहे थे ना 1% वाला, सर बता दो कि आपने क्या बताया। तो जब E11 का जो वैल्यू आता है ना, वो वैल्यू यही बताता है कि हर 1% प्राइस चेंज होने पे जो इलास्टिसिटी का जो वैल्यू होता है वो बताता है कि कितना परसेंट डिमांड में चेंज आएगा। तो अगर चेंज पॉजिटिव है तो डिमांड में क्या होगा, निगेटिव चेंज होगा, और अगर प्राइस में चेंज निगेटिव है तो डिमांड में क्या होगा, पॉजिटिव चेंज होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग देखो कि इसको निकालते कैसे हैं। क्लियर सर, ठीक है, जिसका 1% वाला था उसका क्लियर हो गया। ठीक है, जिसका ये पूरा ही डाउट था उसको मैं बताता हूँ कि इलास्टिसिटी निकालते कैसे हैं। इलास्टिसिटी क्या होता है, चेंज इन क्वांटिटी अपॉन Q1 बाई चेंज इन प्राइस अपॉन P1। तो चेंज इन क्वांटिटी, तो चेंज इन क्वांटिटी कैसे निकालते हैं, फाइनल क्वांटिटी माइनस ओरिजिनल क्वांटिटी। फाइनल क्वांटिटी आपका क्या हुआ है, 120 यूनिट हो गया है, ओरिजिनल क्या था 100 यूनिट था, तो 120 माइनस 100 दैट इज +20, तो ये आपका +20 आया। फिर चेंज इन प्राइस, तो प्राइस आप देखो कि 10 to 9 हो गया है, तो फाइनल प्राइस 9 हुआ है, ओरिजिनल प्राइस क्या था 10 था, तो 9 माइनस 10 दैट इज -1। तो ये चेंज इन प्राइस क्या आया, -1 अपॉन प्राइस। तो ओरिजिनल प्राइस क्या है 10, तो यहाँ पे जब आपने सॉल्व किया +20 अपॉन 100 बाई -1 बाई 10, इसको जब सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, -2। तो मैंने बताया था कि E11 का वैल्यू हमेशा -2 माइनस ही आएगा। अब जो भी आए -2 -3 -4 -5 जो भी आए, बट हमेशा माइनस में ही आएगा। तो इसलिए मैंने इसका मॉड लिया, तो मॉड निकाला तो E11 का वैल्यू 2 आ गया। तो 2 वैल्यू क्या बताया कि 1% प्राइस चेंज होने पे डिमांड क्या होगा, 2% चेंज होगा। तो अब आप लोग ये बताओ कि यहाँ पे 1% प्राइस चेंज हो रहा है, तो इसको हम लोग चेक करते हैं। तो यहाँ पे डिमांड आपका यहाँ पे आपका प्राइस कितना चेंज हो रहा है, 10 to 9 हो रहा है। यहाँ पे प्राइस जो है आपका 10 to 9 हो जा रहा है। तो प्राइस कितना चेंज हुआ, 1 आउट ऑफ 10, तो 1/10 क्या होता है, 10%। तो प्राइस अगर 10% चेंज हुआ तो डिमांड आपका क्या होना चाहिए, 20% चेंज होना चाहिए, क्योंकि E11 का वैल्यू आपका क्या आया है, 2 आया है। तो E11 का वैल्यू 2 क्या बता रहा है कि अगर आपका प्राइस 1% चेंज होगा तो डिमांड 2% चेंज होगा। तो अगर डिमांड अगर आपका 10 प्राइस अगर आपका 10% चेंज हुआ तो डिमांड आपका 20% चेंज होना चाहिए। अब डिमांड चेंज कैसा हुआ है, पॉजिटिव की निगेटिव, सॉरी प्राइस चेंज कैसा हुआ है, पॉजिटिव की निगेटिव। तो प्राइस तो आपका कैसा चेंज हुआ है, निगेटिव चेंज हुआ है, तो डिमांड आपका पॉजिटिव चेंज होना चाहिए, क्योंकि प्राइस तो आपका 10 से 9 हुआ है ना, प्राइस तो घट गया है, तो डिमांड आपका बढ़ जाना चाहिए। तो आप इसको क्रॉस चेक भी कर सकते हो कि 20% क्या डिमांड बढ़ा है, ऑब्वियस सी बात है। 100 से 120 यूनिट हो गया है, तो कितना बढ़ा है, 20 बढ़ा है आउट ऑफ दिस 100, तो 20/100 क्या होता है, 20% होता है। अब बताओ आप लोगों को ये समझ आया कि नहीं आया, जिसका भी डाउट था उसका डाउट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। थैंक यू सर, क्लियर, क्लियर सर, क्लियर है। वानी मुजफ्फर, आपने मुझे कॉल किया था वानी। यस ओके, गो अहेड फास्टली सर। आमीन, आप फास्टली पढ़ाने बोल रहे हो, मैं बहुत फास्ट पढ़ा सकता हूँ, लेकिन मुझे सारे स्टूडेंट्स को लेके चलना है। अगर किसी स्टूडेंट्स का कोई डाउट रह जाता है, मेरे लिए सारे स्टूडेंट्स इक्वल है ना, मैं बहुत फास्ट पढ़ा सकता हूँ, बट मैं आप लोगों के लिए ऐसे पढ़ा रहा हूँ ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लास में ही क्लियर हो जाए। हाँ, ठीक है, इसलिए आप मुझे पढ़ाने दो। आप बस ये देखो कि आपको समझ आ रहा है नहीं समझ आ रहा है, कोई अगर आपको डाउट हो रहा है वहाँ पे आप अपना डाउट क्लियर करो, कॉन्सेप्ट लर्न करो, क्योंकि एग्जाम में आपने अपने पेपर देखा होगा कि कितना टफ क्वेश्चंस पूछते हैं। तो अगर आपका कॉन्सेप्ट अच्छा से नहीं क्लियर होगा तो आपको थोड़ा दिक्कत होगा। हाँ, ठीक है, वी विल डू सेकेंड क्वेश्चन एज होमवर्क। तो ठीक है, मैं इस क्वेश्चन को आपको होमवर्क के लिए दे देता हूँ, आप लोग इस क्वेश्चन को करके लाना। अगर आपसे ये क्वेश्चन हो गया तो ठीक है, नहीं हुआ तो फिर मैं कल क्लास में आपको ये क्वेश्चन एक्सप्लेन कर दूंगा, क्योंकि कुछ लोग को लग रहा है कि ठीक है होमवर्क में चाहिए, तो ठीक है मैं होमवर्क के लिए दे देता हूँ। ऐसे मैं मेरे पास बहुत सारे क्वेश्चंस है, ये सब मैं क्लास के लिए रखता हूँ इस तरह के क्वेश्चंस, क्या कि 2-3 क्वेश्चंस बताऊंगा तभी आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। देखो इस क्वेश्चन को ना आप अभी करके बताओ मुझे, ये क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन है, आप इसको करके बताओ, जिसको लग रहा है कि ये क्वेश्चन आप कर लोगे अपने से, उस क्वेश्चन को आप करके बताओ।
लो ये क्वेश्चन है, when the price is ₹10, the demand for the good is 100 unit and the price elasticity of demand is 1.5, so what will happen to demand when the price fall by 10% point? बताओ डिमांड पे क्या असर आएगा जब प्राइस 10% गिर जाएगा? डिमांड विल इंक्रीज। डिमांड विल इंक्रीज, कितने से इंक्रीज होगा ये तो मैं पूछ रहा हूँ। सर प्राइस कितना है? 10 प्राइस है ना? हाँ 10% डिक्रीज हो रहा है, डिमांड कितने से इंक्रीज होगा? ट्वेंटी नहीं, 20 गलत है। 1000? अरे नहीं, 15। आदिल आपने बताया 15, वंडरफुल। आदिल आपको समझ आ गया है। पता है ये क्या बोल रहा है? यहाँ पे ये बोल रहा है कि प्राइस इलास्टिसिटी 1.5 है। 1.5 का मतलब क्या है कि जब आपका मतलब प्राइस 15 1% चेंज होगा तो आपका डिमांड क्या होगा? 1.5% चेंज होगा। 5%। तो Yes. प्राइस क्या हो रहा है? 10% चेंज हो रहा है तो डिमांड क्या होगा? 15% चेंज होगा। अब प्राइस 15%। क्या हो रहा है? फॉल हो रहा है तो डिमांड क्या होगा? इंक्रीज होगा। तो 15% इज द करेक्ट आंसर। वंडरफुल आदिल, आपने बहुत सही बताया। आमीन 20, अरे अभी तो मैंने बताया 15 होगा, 20 थोड़ी होगा। अब सबको क्लियर हो गया ये वाला क्वेश्चन? Yes, sir. Yes, sir. अच्छा तभी आदिल आप बोल रहे थे कि होमवर्क में दे दो सर। ओके सर हेलो सर। हेलो। हेलो हाँ जी सर। हाँ जी, सर आप चैट कॉलम में डाल दो ना, आप जो बोलना चाह रहे हो चैट कॉलम में। सर जो आपने शिफ्ट इन डिमांड को पढ़ा है ना सर। हाँ 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 मगर मुझे लग रहा था कि मतलब वहां पर कॉन्सेप्ट रह गया जो मूवमेंट अलोंग द डिमांड करो है ना सर। हाँ हाँ मूवमेंट अलोंग द डिमांड करो हाँ और शिफ्ट। अच्छा वो कॉन्सेप्ट आपका रह गया। ठीक है, अभी मैं क्लास ओवर होने से 2 मिनट पहले आपका वो कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूंगा, डोंट वरी। ठीक है, अब मैं मुझे थोड़ा सा ये पढ़ाने दो अभी, मैं अभी आपका कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूंगा, डोंट वरी। हाँ बट आप लोग मुझे यही बताओ ना कि क्या आपको कॉन्सेप्ट रह गया, क्या आपका क्लियर नहीं हुआ है, बस आप लोग मुझे यही बताया करो। ठीक है, अब पीडी का वैल्यू, पीडी का वैल्यू पे हम लोग फोकस करते हैं। ठीक है, प्राइस इलास्टिसिटी जैसे E11 आपने निकाला ना, तो E11 क्या क्या हो सकता है? ये 0 हो सकता है, ये बिटवीन 0 एंड 1 हो सकता है, ये आपका 1 हो सकता है, ये आपका ग्रेटर देन 1 हो सकता है, और ये आपका इन्फिनिटी हो सकता है। ये वैल्यू पीडी अटेन कर सकता है, क्योंकि E11 क्या है? हेलो E11 सर। आप सर प्लीज चैट कॉलम में आप बता दो। सर हाँ मेरा जो ये डिस्कनेक्ट हुआ था सर मतलब जो पर नेटवर्क की प्रॉब्लम है सर। क्वेश्चन है कि मेरा सर जो आपने वहां पर पढ़ा शिफ्ट इन डिमांड कर्व वाला ना आप पूछ रहे हो? मैं अभी मैंने बोला तो, मैंने आपको अभी तो बोला कि मैं क्लास ओवर होने से 2 मिनट पहले आपको वो कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूंगा, डोंट वरी। अभी मुझे ये पढ़ाने दो चलो कि ठीक है। इस टॉपिक से ये रिलेटेड है, इसलिए मैं ये ठीक है पढ़ाने दो, अभी मैं आपको क्लियर कर दूंगा। ठीक है, E11 क्या होता है? परसेंटेज चेंज इन डिमांड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। चेंज इन प्राइस, तो ये क्या क्या वैल्यू अटेन कर सकता है? ये 0 हो सकता है। 0 कब होगा? जब आपका न्यूमरेटर 0 हो जाए तब ये वैल्यू 0 हो सकता है। 0 और 1 कब होगा? मीन्स जब डिमांड में कोई चेंज ही ना हो, प्राइस आप चेंज करो लेकिन डिमांड में कोई चेंज ही ना हो, तो आपका न्यूमरेटर क्या हो गया? 0 हो गया ना। तो जब न्यूमरेटर 0 हो जाएगा तो 0 अपॉन एनीथिंग क्या होगा? 0 होगा। तो E11 की वैल्यू 0 कब आएगी? जब कोई चेंज डिमांड में हो नहीं और प्राइस आपका चेंज होता रहे। डिस्कनेक्ट हो जाता है, कोई बात नहीं, इसलिए मैं रिकॉर्डेड सेशन स्क्रीन शो नहीं हो रहा है, तो ये नेट का इशू है, इसलिए मैं रिकॉर्डेड सेशन आपको प्रोवाइड कर दूंगा।
रिकॉर्डेड सेशन आप देख लेना, उसके बाद भी कोई डाउट रहता है आप मेरे से व्हाट्सएप मैसेज पे चैट करके पूछ सकते हो, नो इशू। ठीक है, अब देखो मैंने दूसरा क्या वैल्यू बताया कि जब ये वैल्यू 0 और 1 के बीच में होगा, तो 0 और 1 के बीच में कब होगा कि जब न्यूमरेटर आपका छोटा हो और डिनोमिनेटर बड़ा हो। तो जब परसेंटेज चेंज डिमांड में कम हो और परसेंटेज चेंज प्राइस में ज्यादा हो, तब क्या होगा, 0 और 1 के बीच में वैल्यू अटेंड करेगा। 1 कब होगा, जब दोनों ही सेम हो, परसेंटेज चेंज इन डिमांड और परसेंटेज चेंज इन प्राइस दोनों ही सेम हो। जैसे अगर 10% चेंज हो रहा है डिमांड में तो 10% चेंज हो प्राइस में, तो ये वैल्यू क्या आएगा, 1। ठीक है, ओके, मैं अपना नंबर शेयर कर दूंगा, ऐसे मैंने अपना नंबर पहले भी शेयर कर रखा है। ठीक है, ग्रेटर देन 1 कब होगा, जब आपका न्यूमरेटर ग्रेटर होगा और डिनोमिनेटर छोटा होगा। तो जब परसेंटेज चेंज इन डिमांड आपका बड़ा हो और परसेंटेज चेंज इन प्राइस आपका छोटा हो, तब क्या होगा, ग्रेटर देन 1। और इन्फिनिटी कब होगा, जब जीरो जब होगा चेंज इन परसेंटेज, हाँ, जब डिनोमिनेटर आपका 0 हो जाए, मतलब प्राइस में कोई चेंज ना हो लेकिन आपका और डिमांड चेंज होता रहे, तब। तो यस 3 वैल्यू जो होता है ना, 0, 1 और इन्फिनिटी, ये 3 वैल्यू जेनरली प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस में नहीं आते हैं, बहुत रेयरली इनका यूज होता है। बट हम लोग सब पढ़ेंगे, हम लोग 0 भी पढ़ेंगे, 0 से 1 भी पढ़ेंगे, 1 भी पढ़ेंगे, ग्रेटर देन 1 भी पढ़ेंगे और इन्फिनिटी भी पढ़ेंगे। ठीक है, तो अब 1 बाय 1 हम लोग पढ़ना शुरू करते हैं कि पहला, अगर PED का वैल्यू अगर आपका 0 हो तो इसका क्या मतलब होता है। इसमें मैंने आपको क्या बताया है कि चेंज इन डिमांड आपका 0 होगा, तभी तो PED 0 होगा। और जब डिमांड चेंज नहीं होता है, डिमांड चेंज होता है तो उसको तो आप इलास्टिक बोलते हो, लेकिन अगर डिमांड बिल्कुल भी चेंज नहीं हो रहा है तो उसको क्या बोलते हैं, इन इलास्टिक। इन लास्ट तभी जब PED का वैल्यू 0 हो तो इसको हम लोग बोलते हैं परफेक्टली इन इलास्टिक। अब जिस भी स्टूडेंट को इस वर्ड से डर लगता था, आई थिंक ये डर चला गया होगा। परफेक्टली इन इलास्टिक, परफेक्टली इन इलास्टिक का मतलब क्या हुआ कि डिमांड डज नॉट चेंज एट ऑल व्हेन द प्राइस चेंजेस। जब प्राइस आप चेंज करो लेकिन डिमांड जब चेंज नहीं होता है तो यहाँ पे PED का वैल्यू 0 आएगा। ठीक है, अब PED का वैल्यू 0 आएगा तो इसको आप ग्राफ पे कैसे दिखाओगे, तो ये देखो, ये आपका प्राइस है और ये आपका क्वांटिटी डिमांडेड है, क्वांटिटी डिमांडेड। सपोज ये 50 यूनिट का डिमांड है, यहाँ पे 100 यूनिट का डिमांड है, यहाँ पे 150 यूनिट का डिमांड है, यहाँ पे 200 का डिमांड है, यहाँ पे 250 का डिमांड है। तो डिमांड सर में, हाँ मेरे हाँ एक क्वेश्चन है हाँ पूछो। सर, इज देयर एनी रिलेशनशिप बिटवीन लॉ ऑफ डिमांड एंड दिस प्राइस हाँ हाँ, ये सब लॉ ऑफ डिमांड वाले पे ही हम लोग रीड कर रहे हैं, जहां भी लॉ ऑफ डिमांड फॉलो होगा ना वहीं पे ये सारा चीज फॉलो होता है। जहाँ पे लॉ ऑफ डिमांड फॉलो नहीं होता है, 99% केस में लॉ ऑफ डिमांड फॉलो होता है, सिर्फ 1% ऐसा केस होता है जिसको गिफेन या वेवलिन गुड्स के नाम से जानते हैं, उसको मैं आपको अलग से पढ़ाऊंगा, आप टेंशन मत लो। जहाँ भी लॉ ऑफ डिमांड एप्लीकेबल होगा वहीं पे ये सारा कॉन्सेप्ट लागू होता है और आपके पेपर में जनरली लॉ ऑफ डिमांड पे ही क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। सर अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ डिमांड, अगर प्राइस हम मतलब इंक्रीज करेंगे इंक्रीज तो करेंगे तो डिमांड, डिमांड आपका डिक्रीज होगा, और प्राइस अगर आप और डिक्रीज करेंगे तो डिमांड इंक्रीज होगा। यहाँ पे तो डिमांड चेंज ही नहीं हो रहा है व्हेन प्राइस इज चेंज। तो इसीलिए तो आप इसको बोल रहे हो ना कि ये परफेक्टली इन इलास्टिक है। तभी तो मैंने बोला कि ये प्रैक्टिकल एप्लीकेशन हमारे सोसाइटी में, इसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन 0, 1 और इन्फिनिटी, इस तीनों का प्रैक्टिकल एप्लीकेशन बहुत कम है। ये 99% केस में ये होता ही नहीं है, आपको इसका बहुत रेयर एग्जांपल मिलेगा। मैंने पहले आपको यहाँ पे बता दिया है। ओके ठीक है, ओके ओके डोंट वरी, मैं आप लोगों का कुछ भी मिस नहीं करूंगा। ये देखो, ये आपका प्राइस है। अब यहाँ पे मैंने क्या बोला कि परफेक्टली इनइलास्टिक का क्या मतलब है कि डिमांड बिल्कुल चेंज नहीं होगा, प्राइस को चेंज करते रहो। तो सपोज कि अगर क्वांटिटी डिमांडेड आपका 100 यूनिट है,
ये लाइन सीधा जाना चाहिए, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया मेरे से, इसको आप सीधा ही कंसीडर करना, ऐसा एकदम बिल्कुल सीधा। तो यहाँ पे आप देखो कि ये क्या बता रहा है कि क्वांटिटी डिमांडेड इस प्राइस पे भी 100 यूनिट है, इस प्राइस पे भी 100 यूनिट है, इस प्राइस पे भी 100 यूनिट है, और इस प्राइस पे भी 100 यूनिट है। डिमांड ऑफ मैचस्टिक इज परफेक्टली इनइलास्टिक, इज इट करेक्ट सर? हाँ, है बिल्कुल करेक्ट, मैचस्टिक के केस में वो बिल्कुल करेक्ट होगा। ओके, तो यहाँ पे क्या है, क्वांटिटी डिमांडेड आपका चेंज नहीं हो रहा है। अगर आप प्राइस को कितना भी बढ़ा रहे हो तो क्वांटिटी डिमांडेड आपका चेंज नहीं हो रहा है। ये इसका बहुत ही रेयर एग्जांपल आपको मिलता है, और इसमें आपको मैं एक एग्जांपल बता दूं जिसको जिसको आप बोलते हो हैबिचुएटेड। ठीक है, इसको आप बोलते हो हैबिचुअल नेसेसिटी, Is cigarette यस, एग्जाम्पल सिगरेट, ये सिगार, ये बहुत ही रेयर एग्जाम्पल है कि आप देख रहे हो कि सिगार जो सिगरेट है उसका प्राइस इंक्रीज होता जा रहा है, लेकिन फिर भी उसके डिमांड पे कोई चेंज नहीं आ रहा है। कितना भी आप उसके प्राइस को इंक्रीज करो, क्वांटिटी उतना ही वो डिमांड हो रहा है। नहीं मेडिसिन नेसेसरी आएगा आइटम्स, इसमें? नहीं नेसेसरी आइटम्स नहीं, नेसेसरी आइटम्स मैं भी बताऊंगा। परफेक्टली इन इलास्टिक नेसेसरी आइटम्स नहीं है, दिस इज नॉट योर नेसेसरी आइटम्स। हाँ, वाइन ऑल्सो, यस, दीज आर हैबिचुअल नेसेसिटी। तो हैबिचुअल नेसेसिटी जो होगा ना, उसको आप परफेक्टली इनइलास्टिक बोलोगे। और जो मेरे से बोल रहे हो नेसेसरी आइटम्स, नेसेसरी आइटम्स पता है उसको आप इनइलास्टिक के अंदर रखते हो, परफेक्टली इनइलास्टिक नहीं, उसको इनइलास्टिक आप बोलते हो। वो भी अभी मैं इसके बाद वही पढ़ाऊंगा, इनइलास्टिक वाला। ओके सर। मेडिसिन में आ सकते हैं मेडिसिन? देखिए, मेडिसिन आपका हैबिचुअल नेसेसिटी नहीं है, बट मेडिसिन को आप डाल सकते हो। जैसे एक बच्चे ने बोला मेरे को मैच स्टिक, तो ऑब्वियस सी बात है मैच स्टिक को आप डाल सकते हो इसके अंदर, बट इसका बहुत ही रेयर एप्लीकेशंस और रेयर यूजेज है। क्या मेडिसिन के केस में क्या होता है कि अगर आप डिमांड उतना ही करोगे, आपको प्राइस कितना भी इंक्रीज हो रहा है, तो ये सब बहुत ज़्यादा ही मतलब हैबिचुअल नेसेसिटी हो गया है। ठीक है, बट ओवरऑल सारे मेडिसिन के केस में नहीं होता है, क्योंकि सारे मेडिसिन के केस में क्या होता है कि जब बहुत प्राइस आप इंक्रीज कर देते हो उस मेडिसिन का, तो आप बोलते हो कि उसी सेम दूसरे कंपनी का सेम कॉम्पोजिशन का आप मुझे मेडिसिन दे दो। तो जनरली मेडिसिन के केस में ये नहीं होता है। ठीक है, सब्स्टिट्यूट हो? हाँ, वो तो सब्स्टिट्यूट वाले केस हो गए। इज इट, ओके। मेडिसिन इज नॉट ओके हैबिट, सर। इट्स ओनली नीड बेसिस। यस गुरदीप, यू आर करेक्ट। वही मैं बता रहा हूँ कि जब मेडिसिन के केस में क्या होता है, जब हम मेडिसिन परचेज करने जाते हैं, अब कोई सेम कॉम्पोजिशन का 100 रुपीज में मेडिसिन मिल रहा है और सेम कॉम्पोजिशन का 1000 रुपीज में मेडिसिन मिल रहा है, ओनली कंपनी का डिफरेंस है, तो अब हम यहाँ पे 1000 वाला प्रेफर नहीं करते हैं। हम क्या बोलते हैं कि सेम आप मुझे 100 रुपीज का दे दो विद द सेम कॉम्पोजिशन। आई थिंक आप लोगों का ये पीईडी जीरो वाला कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। यस सर, हो गया। ठीक है, अब हम कल के क्लास में क्या स्टार्ट करेंगे, पीईडी 0 एंड 1, देन 1, देन ग्रेटर देन 1, देन इंफिनिटी। अभी एक बच्चे ने मेरे से पूछा था शिफ्ट इन डिमांड कर, नीड आंसर सर, इज इट परफेक्टली इलास्टिक। कौन सा आपने पूछा इज इट परफेक्टली इलास्टिक? मैंने आपका आंसर तो दिया है आमीन। अच्छा, लग्जरियस आइटम, यस यस यू आर करेक्ट, परफेक्टली इलास्टिक, करेक्ट करेक्ट करेक्ट, यू आर करेक्ट। लग्जरियस आइटम के केस में उसको परफेक्टली इलास्टिक बोलते हैं। ठीक है, अब जिस बच्चे ने मेरे से पूछा था शिफ्ट इन डिमांड कर्व, सर आप मेरे को एक बार समझा दो, तो प्लीज आप यहाँ पे देख लो, हाँ शिफ्ट इन डिमांड कर्व में आपको क्या प्रॉब्लम आया था? हाँ सर। हाँ हाँ, सर अनुसार आप ठीक है, आपका वॉइस क्लियर नहीं है, आप चैट कॉलम में टाइप कर दो, तब तक मैं आपको शिफ्ट इन डिमांड कर्व समझा देता हूँ। आई एम अनेबल टू लिसन यू, प्लीज टाइप इन द चैट कॉलम। आमीन, आपका आंसर मैंने दे दिया। ओके ठीक है, ये देखो शिफ्ट इन डिमांड कर्व और टू मूव अलोंग द डिमांड कर्व, दोनों में क्या डिफरेंस है कि हम लोग डिमांड कर्व पे कब मूव करते हैं, डिमांड कर्व पे मूव करना है मतलब इसी कर्व पे आप मूव करते हो। तो जब आप प्राइस को चेंज करते हो तब क्या होता है कि आप मूव अलोंग द डिमांड कर्व।
Sir, is it done for today's class? Yes, it is done for today's class. Yes. Move along the demand curve. प्राइस चेंज होता है तो हम लोग मूव करते हैं along the demand curve. डिमांड कर्व. लेकिन जब प्राइस आपका कांस्टेंट हो, ठीक है, प्राइस को आप कांस्टेंट कर दिए, अब आपका टेस्ट इनकम प्रेफरेंस, मतलब अदर देन प्राइस, अगर टेस्ट इनकम प्रेफरेंस अगर ये कुछ भी अगर आपका चेंज होता है तब आप शिफ्ट करते हो डिमांड कर्व को. तो अगर ये टेस्ट इनकम प्रेफरेंस अगर ये फेवरेबल चेंज है तो आपका जो डिमांड कर्व हो वो राइटवर्ड शिफ्ट होता है, तो राइटवर्ड शिफ्ट ऐसे हो जाएगा. और अगर ये अनफेवरेबल चेंज है तो ये लेफ्टवर्ड शिफ्ट होगा, लेफ्टवर्ड शिफ्ट ऐसे हो जाएगा. तो अब देखो, अगर हम इस प्राइस पी पे बात कर रहे हैं, ठीक है, तो इस प्राइस पी पे अगर आप यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करोगे तो यहाँ पे आप अगर 5 यूनिट डिमांड कर रहे थे, अब आपका टेस्ट और प्रेफरेंस बढ़ गया तो आप 8 यूनिट डिमांड कर रहे हो, टेस्ट और प्रेफरेंस घट गया तो आप 3 यूनिट डिमांड कर रहे हो. तो आप देख रहे हो कि प्राइस तो आपका कांस्टेंट है. तो जब प्राइस कांस्टेंट है, प्राइस कांस्टेंट होने के बाद अगर किसी टेस्ट इनकम प्रेफरेंस इन सब में चेंज होता है तो हम लोग शिफ्ट करते हैं डिमांड कर्व को. लेकिन अगर प्राइस में चेंज होता है तो हम लोग डिमांड कर्व की पे ही मूव करते हैं अपवर्ड एंड राइटवर्ड, सॉरी अपवर्ड एंड डाउनवर्ड. लेकिन राइटवर्ड और लेफ्टवर्ड शिफ्ट कब होता है? जब आपका प्राइस कांस्टेंट हो, टेस्ट इनकम प्रेफरेंस चेंज होता है. तो जिसको डाउट था उसका डाउट क्लियर हुआ कि वो मेरे से पूछ रहे थे कि सर शिफ्ट कब होगा और मूव कब करेंगे डिमांड कर्व पे. क्लियर हो गया आपको? जिसका डाउट था प्लीज बताएं मुझे जल्दी से. सर इज इट ऑलवेज डाउनवर्ड? ऑलवेज डाउनवर्ड क्यों होगा? अपवर्ड भी तो होगा. अगर आप प्राइस को अगर आप चेंज करोगे तो इंक्रीज करेंगे, हाँ, तो डिमांड प्राइस डिक्रीज को, होगी, हाँ, प्राइस को अगर आप अपवर्ड हो, डिक्रीज करेंगे तो आपका डिमांड क्या होगा? इंक्रीज होगा. और प्राइस उस को टाइम अगर आप, डाउन हो. हाँ, और अगर प्राइस को आप इंक्रीज करेंगे तो आपका डिमांड क्या होगा? डिक्रीज करेगा. तो इस वक्त क्या होगा? अपवर्ड. और इस वक्त क्या होगा? डाउनवर्ड. आई थिंक अब आप लोग का क्लियर हो गया होगा जो भी डाउट हो इससे रिलेटेड. यस सर. क्लियर सर? ओके, तो आप सबका क्लियर हो गया. आज का क्लास आप लोगों को समझ आया? आज के क्लास में कोई डाउट? आज की क्लास में आप लोगों को कोई डाउट? नो सर. क्लियर सर. मैं बार बार डिस्कनेक्ट हो जाता हूँ. क्लियर सर. नो सर, नो डाउट. टुडे क्लास इज सो गुड एंड इजी टू अंडरस्टैंड. यस, क्लियर एवरीथिंग. ठीक है, जो डिस्कनेक्ट हो जा रहे हैं मैं उनके लिए बता दूं कि मैं आपको अपलोड कर दूंगा रिकॉर्डेड सेशन. मैंने नहीं सुना लास्ट में. आमीन, आपने लास्ट में नहीं सुना. लास्ट में आपने क्या नहीं सुना? ये वाला मिस किया आपने, प्राइस वाला. हेलो सर. हाँ, जो कंट्रैक्शन एंड एक्सटेंशन इन डिमांड है ना, मतलब वो मूवमेंट में आता है ना सर? मूवमेंट में आता है ये अपवर्ड एंड डाउनवर्ड. हाँ, वो कंट्रैक्शन एंड एक्सटेंशन, उसमें वो शिफ्ट है ना, शिफ्ट में इंक्रीज और डिक्रीज हम देखते हैं ना सर? हाँ हाँ, शिफ्ट में आप इंक्रीज डिक्रीज देखते हो, सही बात है. वहां पर कंट्रैक्शन और एक्सटेंशन देखते हैं मूवमेंट हाँ में हाँ सर. हाँ, ये आपका, हाँ ठीक है, कंस्ट्रक्शन और एक्सट्रक्शन देखते हो. ये आपका डाउनवर्ड शिफ्ट होता है और ये आपका अपवर्ड शिफ्ट होता है जब आप प्राइस को चेंज करते हो. और जब आप प्राइस को हाँ कांस्टेंट रखते हो तब आपका राइटवर्ड हाँ शिफ्ट सर. और लेफ्टवर्ड शिफ्ट होता है. ये तो हाँ सिंपल सी सर. बात है. हाँ सर. ओके ओके सर. ओके. ओके. ओके सर. सो आई थैंक थिंक, यू. थैंक यू. ओके ओके. आप बहुत ही अच्छा पढ़ाते हो सर. मैं अच्छा पढ़ाता हूँ, थैंक यू. हाँ सर. सर. चलिए ठीक है. इसलिए यस मैंने सर. बोला कि कुछ स्टूडेंट मुझे बोल रहे थे कि सर आप थोड़ा सा स्पीड बढ़ा दो. अगर मैं अपना स्पीड बढ़ा दूंगा तो बहुत लोगों को समझ नहीं आएगा. वो तो मैं ही बोल रहा था सर. अच्छा, आप ही बोल रहे थे अपने मेरा स्पीड बढ़ा. हाँ. हाँ. हाँ सर. अरे नहीं सर, स्पीड नहीं बोला, हम इस बैकग्राउंड से नहीं है, हमें भी समझना है मेरे हाँ ब्रदर. वही. आपका हाँ. आपका आई काम एम हो सॉरी सकता फॉर है, दैट. हम आई एम आपसे हैं सॉरी मेरे फॉर भाई. दैट.
कोई नहीं, कोई sorry बात for नहीं, that. अपने छोटे भाई के बारे में सोचा करो भाईजान। हमें भी समझ आए। ओके सर, ओके। कोई नहीं, मैं अपनी स्पीड से पढ़ाऊंगा। मेरे लिए सारे स्टूडेंट्स इक्वल हैं, तो मैं सबको अपनी स्पीड से पढ़ाऊंगा। कोई दिक्कत क्लास बहुत ही इंटरेक्टिव होता है सर। हाँ, बस टू मच इंटरेस्टिंग। मैं भी चाहता हूँ क्लास को इंटरेक्टिव ही रखना, कि आप लोगों से ही पूछता Live रहूं कि आपको interact- क्या समझ आएगा नहीं। जी। सर मैंने भी Live इकोनॉमिक्स पढ़ी है, जो interact आपने वहां पर वो पढ़ा है ना, मतलब लास्ट पे मतलब जब डिमांड करूं, हम देखते हैं ना स्लोप डाउनवर्ड्स फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, जो लास्ट पे है ना, मतलब टच करती है डिमांड करो, हाँ हाँ वहां हाँ। पर क्या होता है, वहां पर मतलब डिमांड क्या होगा, दैट द पॉइंट दैट इम्प्रेस्ड मी टू मच सर। अच्छा, ओके ओके, चलिए ठीक है, थैंक दैट यू। इज द वही पॉइंट्स असल में देखने पड़ते हैं सर। हाँ हाँ, वही पॉइंट देखना, सही बात है। ओके, थैंक यू। थैंक यू चलिए सर, ठीक है। थैंक यू सर। ओके ठीक ओके है, मैं सर, आप लोगों को अभी इसका नोट्स तो मैंने आपको सेंड कर दिया है सर। प्लीज सेंड पीडीएफ ऑफ टुडेस क्लास, वो मैंने पहले ही सेंड कर दिया, मैं इसलिए ज्यादा ही थैंक यू सर। मगर इसका रिकॉर्डेड भी भेजिए सर, क्योंकि मैं बस बार बार डिस्कनेक्ट हो रहा था, क्योंकि यहाँ पर नेट भी नहीं चल रहा है, थोड़ा सा मैं नेट का इशू है रिकॉर्डेड यहाँ पर सेशन सर। आपको रात को 11-12 बजे तक मिल जाएगा। थैंक यू सर, थैंक यू सर। ओके, ओके थैंक यू। ओके ओके, गुड नाइट Thank you. ऑल ओके, ऑफ यू। ओके, गुड नाइट सर, गुड गुड नाइट, नाइट। टेक केयर।